हेलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की, जिसे हम लोग IQC या QC कहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमें क्यों चाहिए। तो यहाँ पे आप फ्रंट स्लाइड पे ही देख सकते हैं कि हम लोग कह रहे हैं NABL 112 और ISO 15189 2022 स्टैंडर्ड्स। तो जो भी लैब NABL के लिए जाती हैं उन्हें कुछ बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, कुछ बेसिक ज़रूरतें फुलफिल करनी होती हैं। तो उसमें से एक इंटरनल कंट्रोल्स भी हैं। तो IQC क्यों चाहिए होता है? IQC चाहिए होता है बिकॉज आपको प्रिसीजन चेक करना है। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि आप एक ही वैल्यू को कितनी बार रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। लेट्स से पहले दिन आपका 102 आया, फिर आपने दोबारा उसको लगाया तो 102.1 आया, फिर तीसरी बार आपने लगाया तो 101.9 आया, फिर चौथी बार लगाया तो फिर से 102 आया। तो वैल्यूज सब बहुत आसपास हैं। अब ये सारी वैल्यूज आसपास तो हैं, जरूरी नहीं कि सही हो। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि लैब के अंदर हम जितनी बार सेम मशीन पे उस टेस्ट को बार बार लगाएंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। अब जब हम IQC यूज करते हैं तो उसको यूज करने के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसे कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल जो होता है उसकी वैल्यू हमें पता होती है कि वो एग्जैक्टली किस रेंज में रिजल्ट लाएगा। ठीक है। तो जहां हम बात करते हैं प्रिसीजन की, तो आप देखेंगे कि जो सबसे बाईं तरफ ऊपर है वो एक्यूरेट है और प्रेसाइज है। तो अगर एक गोले में एकदम बीचों बीच निशान लगा रहे हैं तो वो एक्यूरेट है, यानी वो वैल्यू सही है। लेकिन आप उसके जस्ट नीचे बाईं तरफ नीचे वाला अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीले वाले हिस्से में एक भी डॉट नहीं है, लेकिन सारे डॉट अगल बगल हैं। तो ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रेसाइज है, यानी कि आप लैब के अंदर बार बार टेस्ट करें तो रिजल्ट सेम आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो करेक्ट रिजल्ट हो। तो जो कंट्रोल होता है इंटरनल QC, वो प्रिसीजन के लिए यूज होता है और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए यूज होता है इक्वास। इक्वास क्या होता है? एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम या स्कीम। ज्यादातर जो लैब्स हैं वो एम्स से हिमेटोलॉजी का, CMC वेल्लोर से बायोकेमिस्ट्री का, या गंगाराम से हिमेटोलॉजी का, बायोरेड से हिमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का इक्वास प्रोग्राम पार्टिसिपेट करते हैं। तो IQC का इस्तेमाल क्यों? तो प्राइमरी पर्पस ऑफ IQC का इसलिए है कि पहली चीज ये, जो मशीन के अंदर बेसिक गलतियां हो रही थी। देखिए, अल्टीमेटली एक मशीन है, आप उसके अंदर कुछ गलतियां हो जाए तो आपको कैसे पता लगेगा कि कुछ रिजल्ट गलत आ रहा है? तो कंट्रोल इसलिए चलाए जाते हैं कि मान लीजिए कंट्रोल की वैल्यू 100 है और आज 99 आई, तो यानी कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 100 आनी है और 70 आई, यानी कि हो सकता है जब आप पेशेंट का सैंपल रन करें तो भी वैल्यू बहुत दूर आए एक्चुअल से। तो उसको चेक करने के लिए IQC यानी इंटरनल कंट्रोल्स रन करे जाते हैं। और इंटरनल कंट्रोल डिटेक्ट क्या करते हैं, क्या पकड़ते हैं? रैंडम एरर या सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? यानी कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मशीन के अंदर हो गई हैं और वो किसी ना किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से। रैंडम एरर क्या होता है? मशीन ठीक चल रही लेकिन कभी कभी बीच में फॉल्ट आ गई। ठीक है। आप जैसे अपनी बाइक का हॉर्न बजा रहे हो या कार का हॉर्न बजा रहे हो और आप 50 बार बजाएं और एक बार ना बजे, वो रैंडम एरर हुआ। लेकिन अगर आप ऐसा देखें कि जब भी बारिश होती है तो आपकी गाड़ी का हॉर्न बजना बंद हो जाता है, या आप लगातार हाईवे में उसे दबाए रहें तो हॉर्न बजना बंद हो रहा है, वो एक सिस्टमैटिक एरर है। वो दिखा रहा है कि हॉर्न में कहीं परेशानी आने वाली है। रैंडम एरर हुआ, फिर ठीक हो गया। ठीक है। अब और क्यों हम IQC यूज करते हैं? रिलायबिलिटी के लिए, यानी कि
आज और कल परसों या आज ही 10 बार मैं टेस्ट रन करूंगा तो रिजल्ट आसपास ही आएंगे, एग्जैक्ट सेम नहीं आएंगे लेकिन आसपास आएंगे। और इन सब को करते क्यों हैं? हार्म से बचने के लिए। एक मरीज की ग्लूकोज की टेस्ट रिपोर्ट अगर सही आए और विद इन रेंज आए तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा एरर मशीन में आ जाए और 10 मरीजों की रिपोर्ट डायबिटिक चली जाए कि भाई इनको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, इनको डायबिटीज़ हो गया है, तो शायद उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसकी ग्लूकोज की दवा शुरू हो जाए, डायबिटीज़ की दवा शुरू हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लैब के रिजल्ट सही आए, और उसके लिए हमें कंट्रोल्स को रन करना होता है और इक्वास में पार्टिसिपेट करना होता है। या हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल्स की। चौथा रीज़न जो है वो ये है कि अगर हम किसी एक्रेडिटेशन बॉडी के पास जाते हैं तो उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है। भारत में वो है NABL। बहुत बड़ी लैब कैप के लिए भी जाती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी है कि आप अपनी लैब में कंट्रोल्स रन करें। तो कंट्रोल के टाइप क्या हैं? यूजुअली कंट्रोल 2 या 3 लेवल के होते हैं। लेवल मतलब क्या? एक लो वैल्यू, एक मीडियम या नॉर्मल वैल्यू और एक हाई वैल्यू। लो वैल्यू मतलब जो नॉर्मल रेंज से नीचे हो। जैसे डायबिटीज़ की अगर हम रेंज मान लें 70 से 90 या 70 से 100, तो 70 से नीचे जो रेंज चली गई वो लो है। और अगर 100 से ऊपर या लेट से हाई की रेंज 200 से ऊपर है, डायबिटीज़ की 250 से ऊपर है, तो वो हाई की रेंज हो गई, तो वो हमेशा हाई वैल्यूज़ देंगे। ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी आप एक बार एक कंट्रोल को यूज़ करना शुरू करते हैं, जिस दिन आप उसको खोलते हैं उस दिन से उस कंट्रोल की एक्सपायरी 15 दिन या मैक्सिमम 21 दिन होती है। ये आपको अपने मैन्युफैक्चरर से कंफर्म कर लेना है, उससे ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जो आपका ऑडिट होगा उसमें जो असेसर आने वाले हैं वो क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ पे कोई 25 कंपनियाँ नहीं हैं, वही 3, 4, 5 कंपनियाँ हैं जो कंट्रोल्स बनाती हैं। तो उनकी एक्सपायरी लेवल के बारे में असेसर्स को पता होता है। तो और ये सब मशीन में दिख जाता है कि आपने कौन सा बैच नंबर कितने दिन चलाया। तो अगर आप ये दिखाते हैं कि आपने 45 दिनों तक हेमेटोलॉजी का कंट्रोल सेम चलाया, बीच में कहीं चेंज ही नहीं हुआ, तो ये दिखा देता है कि साहब आपने सही से नहीं लगाया और एक्सपायर्ड कंट्रोल यूज कर लिया है। तो ये आपके लिए एक परेशानी का कारण बनता है। जो NABL कहता है, ये NABL 112 में लिखा हुआ है कि अगर आप एक 24 घंटे चलने वाली लैब हैं, यूजुअली जैसे अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको 24 घंटे वाली लैब माना जाएगा। अगर आप एक स्टैंड अलोन लैब हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हम 8 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए खुलते हैं। लेकिन यूजुअली अगर एक हॉस्पिटल वाली लैब है तो आप 24 घंटे के लिए खुलते हैं, और स्टैंड अलोन लैब यूजुअली 12 घंटे तक खुली रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप 24 घंटे चलने वाली लैब हैं तो सुबह आपको 2 लेवल ऑफ कंट्रोल चलाने हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप हाई और नॉर्मल चलाते हो या लो नॉर्मल चलाते हो या लो और हाई चलाते हो। उसके 8 घंटे बाद आपको एक और लेवल चलाना है, और उसके 8 घंटे बाद फिर से एक और लेवल चलाना है। यानी 24 घंटे में 4 बार कंट्रोल रन करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि कई बार बायोकेमिस्ट्री में कई कंपनियों का ऐसा होता है कि सिर्फ 2 ही लेवल ऑफ कंट्रोल आते हैं, लो या नॉर्मल या हाई। तो फिर आप ये करेंगे कि दिन में तो सुबह सबसे पहले दोनों चलाएंगे, फिर शाम को लो चला लेंगे या हाई चला लेंगे, और फिर जो आपने शाम को चलाया उसके अलावा जो दूसरा बचा हुआ है वो आप रात में कभी 12 बजे चलाएंगे। यूजुअल टाइम इज 8 बजे, 4 बजे और 12 बजे रात को। टाइम वेरी कर सकता है, वो आपकी लैब के ओपनिंग टाइम पे है, आप का स्टाफ कितने बजे शिफ्ट चेंज करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक 12 घंटे चलने वाली लैब है तो आपको सुबह 2 लेवल ऑफ कंट्रोल और शाम को फिर 1 लेवल ऑफ कंट्रोल चलाना है। ये एक डिसीजन मैट्रिक्स है, अभी हम लोग आएंगे इस पे। ये बेल कर्व है। जो हम LJ चार्ट बनाते हैं, मतलब देखिए आपने जो वैल्यूज डाली ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो वैल्यूज कैसे डालते हैं।
तो उसके रूल्स वायलेशन होते हैं कुछ। तो आपको ये याद रखना है 12s, 22s, 13s और R4s, ठीक है। तो जो 12s है यहाँ पे, ये चार्ट बनना जरूरी है, ये आपको असेसमेंट के समय यूज होता है। तो जो 12s होता है, यहाँ पे जो मीन है जहाँ CL लिखा हुआ है, वहां से प्लस या माइनस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर अगर वैल्यू चली जाती है तो उसे 12s वायलेशन कहते हैं, और ऐसी स्थिति में इसे रैंडम एरर माना जाता है। रैंडम एरर का मतलब ये है कि अभी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे देखेंगे। अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वही 12s के बाद फिर से कोई एरर आ जाए, सेम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे, तो क्या होगा, ये 22s हो जाएगा, यानी कि 2 बार 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर आपकी वैल्यू गई। ये रूल ऑफ रिजेक्शन है। आपको अपनी मशीन चेक करने की जरूरत है, वहां पे कोई बायस क्रिएट हो रहा है, आपको मशीन को रीस्टार्ट करना है, फिर से कंट्रोल्स रन करने हैं। अगर वैल्यू ठीक आ जाए तो ठीक, अदरवाइज इंजीनियर को बुला के चेक कराना है। फिर अगर एक ही वैल्यू है और वो एक बार में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर चली जाए तो उसे भी रूल ऑफ रिजेक्शन कहते हैं, और एक्शन सेम होता है। रीरन करिए कंट्रोल, अगर विद इन कंट्रोल आ गया तो ठीक, अदरवाइज इंजीनियर से बात करिए। आपने 22s देखा, वहां पे क्या था, दोनों वैल्यूज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के पार थी और एक ही साइड थी। लेकिन लेट से आपने 2 बार रन किया, या 2 अलग अलग लेवल में, एक लो में और एक हाई में, या लो या नॉर्मल में, एक वैल्यू एक तरफ ऊपर चली गई और एक वैल्यू दूसरी तरफ ऊपर चली गई, यानी एक +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक दूसरा -2 स्टैंडर्ड डेविएशन में चली गई, तो इसे R4S वायलेशन कहते हैं। ये भी रूल ऑफ रिजेक्शन है। तो हम लोगों ने क्या क्या बात करी, पहला 12s जो रैंडम एरर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर या नीचे से ज्यादा अगर वैल्यू चली जाए तो वो रैंडम एरर कहलाती है। लेकिन अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर चली जाए तो रूल ऑफ रिजेक्शन हो जाता है। या 2 बार वैल्यू एक ही साइड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर चली जाए तो उसे 22s कहते हैं। और अगर कोई वैल्यू 2 रन में एक बार ऊपर और एक बार नीचे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर चली जाए तो उसे R4S कहते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सब कुछ विद इन कंट्रोल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी एक बार 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर, तो आपको ये रिकॉर्ड करना है रैंडम एरर पैरामीटर अंडर ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर 22s, 13s एंड R4S का वायलेशन होता है तो आपको रिजेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है कि साहब ये वैल्यू इससे बाहर थी और इस पे हमने रीरन किया कंट्रोल को, वैल्यू कंट्रोल में आ गई तो ठीक, और अगर नहीं आई तो फिर आपको इंजीनियर को बुलाना है। अब आगे चलते हैं। इस डिसीजन मैट्रिक्स को आपने पहले भी देखा, ये वही बताता है कि अगर 12s का वायलेशन नहीं है, 13s का वायलेशन नहीं, 22s का वायलेशन नहीं, R4S का वायलेशन नहीं, तो एक्सेप्ट द रन। अभी हम R1S और 10x की बात कर ही नहीं रहे, बिकॉज आप लोग पहली बार असेसमेंट के लिए जा रहे हैं और कई बार मल्टीपल असेसमेंट्स में भी इतने 4 रूल से काम चल जाता है। लेकिन अगर 12s का वायलेशन है तो भी यस होने के बाद कोई एक्शन इन्होंने नहीं बताया। लेकिन 13s का वायलेशन है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल है, रिजेक्ट रन करो। 22s का वायलेशन है तो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, रिजेक्ट करो रन। R4S का वायलेशन है, आउट ऑफ कंट्रोल है, रन, रिजेक्ट करो। तो अब बात करते हैं डेटा रिकॉर्डिंग की। आप ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपको जाना है qualitify.com पे। qualitify.com पे कैसे डेटा करना है आपको दिखाता हूँ। आप इस वेबसाइट पे पहुंचते हैं, आपको क्यूरियस पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक हॉस्पिटल को क्लिक कर रहा हूँ, आपको अपने उसमें क्लिक करना है। आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा, जिस लॉगिन आईडी से आप कॉन्फ़िगर्ड हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्लिनिकल केमिस्ट्री का है, आप हो सकता है आपके पास हेमेटोलॉजी का भी हो।
ऐसे एक एक्सेल शीट खुलेगी जहां पे लेफ्ट साइड पे एक ग्राफ होगा और राइट साइड पे ये चीजें होंगी। तो इसमें आपको देखना है कि पहली चीज है एनालाइट, ये लेवल 2 है यानी नॉर्मल कंट्रोल है। आपको एक्सपायरी मेंशन करनी है, बैच नंबर मेंशन करना है और प्रोवाइडर यानी कंपनी का नाम मेंशन करना है। यूजुअली थर्ड पार्टी कंट्रोल प्रेफर होता है। मान लीजिए आपकी, और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये NABL कहता है कि थर्ड पार्टी कंट्रोल प्रेफर्ड है, यानी अगर आप रैंडॉक्स की मशीन यूज कर रहे हैं तो रैंडॉक्स का कंट्रोल यूज न करें, ऐसा प्रेफरेबल है। आगे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, तो ये डेट सिलेक्शन का कॉलम आ जाता है। लेट से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक डेट, और फिर आपको वैल्यू एंटर करनी है। वैल्यू एंटर करने के लिए लेट्स, ये एग्जांपल है सिर्फ, हमने वैल्यू एंटर कर दी। आप देखेंगे यहां पे ये वैल्यू इस चार्ट को बनाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक बैच या एक रन की एक्सपायरी 15 से 21 दिन होती है, तो उससे ज़्यादा वैल्यू एक बार चार्ट में नहीं डालनी है। अगर आपका बैच नंबर या लॉट एक्सपायरी चेंज हो रही है तो आपको हमारी टीम को बताना है और हम जो है आपको एक सेपरेट शीट इशू करेंगे। और यहाँ पे आप डेट के बगल में देख रहे हैं वायलेशन, तो जब आप रोज एंट्री करते हैं ना तो आपको ये वायलेशन दिखते हैं कि कौन से वायलेशन हुए, फिर आप कापा यानी आपने एक्शन क्या लिया। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं लेकिन आपको एक डेली शीट अपने QC की निकाल के उस पर अपने क्वालिटी मैनेजर के साइन कराने हैं। यूजुअली ये जो LJ चार्ट बनता है ये बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा ढंग से बनता है, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री में जो पहले 20 रन आपके ये होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उसका मीन बना के और फिर उसके बाद चार्ट प्लॉट करते हैं। इस चार्ट को हम कहते हैं LJ चार्ट। चूंकि हेमाटोलॉजी में 99% कंट्रोल जो है वो 15 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं, इसलिए उसमें जो मीन होता है वो फ्लोटिंग होता है, यानी कि वो फिक्स नहीं होता, लगातार चलता रहता है। तो 4 या 5 दिन बाद आपको अपना चार्ट दिखने लगता है। तो अगर आपको 2-3 रन के बाद चार्ट नहीं दिख रहा है तो परेशान मत होइए, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आपकी वैल्यूज पूरी नहीं आई हैं। यहां पे हम लोग इसको रोकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आपके ये जो मीन और SD क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, बैच एक्सपायरी और एनालाइट की वैल्यू सही से पड़ी हुई है और आप एक्सपायर्ड मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई वायलेशन रिकॉर्ड होता है तो उस पर करेक्टिव एक्शन लेना है। ये काम आपके टेक्नीशियन, क्वालिटी मैनेजर का है, और उसके बाद जब वो एक्शन ले लेगा तो अल्टीमेट साइन आपके लैब डायरेक्टर को करना है। अब ऐसी स्थिति में लेट से आपको कोई डाउट है तो आप के पास मेरा नंबर है, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे बेस्ट रहेगा कि आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लें और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें या मेरे को फोन कर लें। कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि ये जो है ये बेसिकली सिर्फ आपका ट्रेनिंग है, लेकिन इसके बाद आपको एक टेस्ट शीट भी भरनी है, बिकॉज NABL में ये भी मैंडेटरी है कि हर ट्रेनिंग का टेस्ट जरूर हुआ हो, फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन हुआ हो, और जो इस ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट हैं उन्हें मिनिमम 60% मार्क्स मिले हों, तभी वो पास माने जाएंगे। ये सब चीज़ें NABL के लिए नेसेसरी हैं। तो अगर आपकी लैब NABL के लिए जा रही है तो अपने क्वालिटी मैनेजर से टेस्ट पेपर लेके या हम लोगों से टेस्ट पेपर लेके जरूर भरते हैं। ठीक है, थैंक यू।